हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। आज की वीडियो में हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस बी का जो पार्ट बी होता है उसको स्टार्ट करेंगे। अभी चैनल पे 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें आपको बताया गया था कि हम जो है डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन करवाएंगे पीआरटी लेवल की जो होती है ना। आगे टीजीटी वगैरह का भी देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। देखो, जो आपका पार्ट बी होता है ना डीएसएसबी का, पार्ट बी की हम बात कर रहे हैं। और इसमें आपको पता होगा जो आपका पार्ट बी होता है ये कितने नंबर का होता है, ये आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे वो बता देता हूं पहले तो। देखो, इसमें एक तो आपका सीडीपी हो जाता है ना, सीडीपी है ना, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जिसको आप बोल रहे होते हो। एक तो ये, इसको थोड़ा सा है ना साइड में लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। देखो, एक तो अपना सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये आप लोगों ने सीटेट में भी बहुत पढ़ा हुआ है ना। फिर इसके अलावा कुछ टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथडोलॉजी, है ना, टीचिंग मेथडोलॉजी। और इसके अलावा कुछ एक्ट या हम कहें पॉलिसीज वगैरह भी, है ना, ये सारी चीजें भी पूछी जाती है। इसके अलावा सब्जेक्ट पेडागोजी भी होती है। और क्या होती है? सब्जेक्ट पेडागोजी। पेडागोजी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपका टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है। इसका है ना जो इसका एक है ना कंप्लीट सिलेबस डाल देंगे अभी आने वाली वीडियोस में। बाकी ये मोटा मोटा ये रहता है। इसके अलावा कुछ आपकी डिसेबिलिटीज भी एड ऑन रहती है इसमें। बट यहाँ पर मेन बात क्या है, हम अभी है ना अपने जो हमारे एक्ट और जो पॉलिसीज होती है पहले इसको कवर करेंगे, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स जो है ना इतने ज्यादा वो नहीं होते। वो उसमें समझने की चीजें होती है और इसमें समझने के साथ साथ इसमें ना लर्न करने की भी चीजें होती है। और आप सभी को पता होगा जो अब एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें टाइम का कुछ पता नहीं है, कभी भी वैकेंसीज आ जाती हैं। और उसके अलावा जो टाइम होता है कभी भी, मतलब 1 महीना 2 महीना कितना टाइम दे आपको कुछ नहीं पता होता है ना। तो इसलिए पहले हम ये एक्ट और पॉलिसीज वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, अपनी पॉलिसीज स्टार्ट करेंगे। और जो सबसे मेन और फेवरेट भी है क्या चीज, एनईपी। एनईपी अगर आपने सीटेट में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये क्या होता है? ये एजुकेशन के लिए वर्क करती है ना, कि कैसे एजुकेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, या पूरे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है उसके ऊपर नजर रखता है, ठीक है, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम इम्प्रूव कर सके, ठीक है। अब देखो, जो एनईपी है ना ये हमारे पास मेनली 3 है। मेनली क्या है? ये 3। एक हमारी आई थी 1968 में, सबसे पहले आई थी, है ना। इससे पहले कोठारी कमीशन होता था। एनईपी से पहले अपना कोठारी कमीशन था, वो एजुकेशन के लिए वर्क कर रहा था। फिर आई हमारी जो सेकंड वाली एनईपी थी, है ना। देखो, पहली तो आई कब? 1968 में। फिर सेकंड हमारी आती है 1986 में, और इसको रिवाइज करके 1992 में ला गया था। और जो 3 है, 3 हमारी अभी करंट वाली 2020 में चल रही है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये तीनों ही जो है हमारे एनईपीज, इन तीनों के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी एनईपी पढ़ा दिया, आपको कुछ समझ आया नहीं आया।
तो आराम आराम से सारे है ना पॉइंट टू पॉइंट चीजें करेंगे, ताकि आपको जो हमारे पार्ट बी के वो है क्वेश्चंस हैं उनको डील करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे 1968। ठीक है, एनईपी 1968। एनईपी मतलब आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता है 1968 में आई थी। और ये किसके ऊपर बेस्ड थी? ये आपकी कोठारी कमीशन के ऊपर बेस्ड थी। किसके ऊपर? कोठारी कमीशन के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, ये कोठारी कमीशन के ऊपर बेस्ड थी। कोठारी कमीशन क्या है? ये भी एजेंसी है। ये क्या करते हैं? ये भी एजुकेशन के लिए वर्क करती है, ताकि एजुकेशन को इम्प्रूव करा जा सके। मतलब एजुकेशन जो सिस्टम होता है ना, उसको क्या करता है? उसको मतलब देख रहा होता है, उसको मॉनिटर कर रहा होता है ना, मॉनिटर वर्ड होता है। ठीक है, किस पे बेस्ड था? 1968 वाली जो पॉलिसी थी अपनी, किस पे बेस्ड थी? कोठारी कमीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और क्या था? कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। ये जो मेन पॉइंट्स है ना 1968 के, जो एनईपी है उसको मैं डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से समझना इसको प्यार से, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है? देखो, जैसे यहाँ पे दिल्ली में है, मान लो यहाँ पे अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं, आप यूपी में चले जाएंगे, वहां पे अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं। या फिर आप अगर राजस्थान में जाए, वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? जो ओवरऑल इंडिया है या फिर जो ओवरऑल वर्ल्ड है, वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारा गैप आ जाएगा, है ना। कुछ बच्चे कुछ चीजों के बारे में जान जाएंगे। मतलब जैसे दिल्ली है, वहां पे मान लो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो दिल्ली वाले जो स्टूडेंट्स है वो बायोलॉजी के बारे में जान लेंगे। बट मान लो राजस्थान में बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है फॉर एग्जांपल, है ना, तो वहां के बच्चे बायोलॉजी को नहीं जानेंगे, वहां पे केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इस तरीके से रहेगा, तो क्या है, बहुत सारा एजुकेशन गैप आ जाएगा, है ना, एजुकेशन में बच्चों के अंदर। तो उसको सोल्व करने के लिए या उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करा? 1968 में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम ये हो गया। और ये किस पे बेस्ड है? ये भी अपना सारा कोठारी कमीशन में, जो अपने मेन आइडियाज है ना 1968 वाली पॉलिसी के, ये कोठारी कमीशन से ही लिए गए हैं। ठीक है, फिर 10+2+3 ये क्या होता है? पहले आप लोगों को पता होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना, अपने दादा वगैरह से। पहले क्या होता था? जो स्कूल होते थे ना, वो 12th तक नहीं होते थे। अभी आपको पता है 12वीं तक के स्कूल होते हैं, उसके बाद फिर आपका हायर एजुकेशन आ जाती है, कॉलेज हो जाता है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। बट पहले क्या होता था? पहले सिर्फ 11th तक स्कूल होते थे, बट अभी 12 तक हो गए। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये अपना एनईपी से ही स्टार्ट हो गई। एनईपी की देन है 1968। आप 10th पहले कर रहे हैं, है ना, 10th के बाद फिर आप किस में जाएंगे? आप 12 में जाएंगे। +2 का मतलब होती है आपकी 12th, और फिर 3 साल की जो होती है, 3 इयर्स की क्या होती है? अपनी ग्रेजुएशन। ठीक है, इतनी बात होपफुली आपको समझ आ रही होगी। फिर नेक्स्ट हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो होता है, वो भी इसी के बारे में बात करता है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन क्या होता है? जो अपने 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, है ना, उनको क्या देना है? हमें बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा देनी है। उनसे कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करना। इसलिए क्या हो गया है? गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारे हैं, ताकि बच्चों को फ्री जो है शिक्षा मिल सके। अब बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो वहां पे तो फ्री होगा नहीं उसके लिए, है ना, वहां तो स्कूल बिल्कुल डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा। बट जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, आपको पता होगा, वहां पे कोई फीस नहीं लगती। ठीक है, तो इसको फुलफिल करने के लिए यही है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखो, आगे हमारा है अर्ली एजुकेशन इन मदर टंग। अर्ली एजुकेशन क्या होता है? जब बच्चा स्टार्टिंग क्लासेस में होता है, मतलब कि जैसे बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है, नर्सरी में एडमिशन हुआ, केजी वगैरह पढ़ रहा है, फर्स्ट सेकंड क्लास ले रहा है ना, तो उसमें क्या है? वहां पे हमें बच्चे को जो एजुकेशन देनी है वो उसकी मदर टंग में देनी है। मदर टंग क्या होती है? जो बच्चे की घर की लैंग्वेज होती है, या हम कहें बच्चा जब इस दुनिया में आने के बाद जो पहली लैंग्वेज सीख रहा है ना, उसको हम बोलेंगे मदर टंग। समझ गए? मदर टंग क्या होता है? जो बच्चा पहली लैंग्वेज जो गेन कर रहा है या जो भी सीख रहा है ना, वो उसको हम मदर टंग बोलेंगे। जैसे मम्मी है, अगर बच्चा सपोज पंजाब में पैदा हो रहा है, तो उसकी जो घर की मदर टंग होगी जनरली क्या होगी? वो पंजाबी होगी, क्योंकि उसके जो घर वाले हैं वो क्या बोलेंगे? वो पंजाबी लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, या फिर यूपी है, वहां की लैंग्वेज अलग होगी, है ना। अगर अदर मतलब जैसे फॉरेन में पैदा हो रहा है, कनाडा वगैरह में, या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, या हम कहें यूएसए
वगैरह में, तो वहां पे क्या सीखेगा बच्चा, वहां की मदर टंग उसकी क्या होगी, इंग्लिश होगी। तो मदर टंग अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो जो प्राइमरी क्लासेस होती है वहां पे हमें बच्चे को एजुकेशन जो होती है वो किस में देनी होती है, मदर टंग में, ठीक है। इतनी बात समझ आई होगी। आगे देखो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, हमें बच्चे को थ्री लैंग्वेजेस सिखानी है। कौन कौन सी, एक तो उसकी है मदर टंग, यहाँ पे लिख देता हूँ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है। देखो जो आपका थ्री लैंग्वेज है ना, थ्री एल सी लैंग्वेज समझना, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी रहेंगी, एक तो उसकी मदर टंग, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कौन सी होगी, उसकी नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज है पूरा। और इसके अलावा एक उसको सिखानी है हमें फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। इतनी बात आपको होपफुली समझ आई होगी। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, हमें बच्चे को तीन लैंग्वेज सिखानी है। एक तो उसकी मदर टंग, मतलब ये मदर टंग तो बच्चा अपने आप ही रिसीव कर लेगा ना अपनी एनवायरमेंट से या उसके घर से। दूसरा उसको हमें नेशनल लैंग्वेज सिखानी है, जो भी जैसे इंडिया है वहां पे मोस्टली क्या हिंदी सिखाते हैं। और जो तीसरा है फॉरेन लैंग्वेज, इसमें आप इंडिया में वैसे इंग्लिश इंक्लूड करी जाती है, बट ये फॉरेन लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, जापानीज भी हो सकती है ना, फ्रेंच भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। फॉरेन मतलब बाहर की कंट्री की कोई सी भी एक लैंग्वेज सीखनी है आपको, जो आपको हेल्प करेगी आगे जाके, ठीक है। होपफुली इतना आपको क्लियर होगा। आगे देखो, आगे है अपना स्पेशल स्कूल्स फॉर गिफ्टेड। गिफ्टेड बच्चे पता होंगे आपको क्या होते हैं। गिफ्टेड बच्चे जो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम जिनको बोल सकते हैं, या जिनको आप कहते हो कि जिनका 140 प्लस जो आईक्यू होता है ना, जिनका जो आईक्यू होता है वो 140 प्लस होता है, उनको आप गिफ्टेड की कैटेगरी में रखते हो। ये क्या होता है, देखो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, अगर उनके साथ गिफ्टेड बच्चा होगा तो वो है ना अपना काम बहुत जल्दी कर लेता है। मतलब जैसे टीचर ने उसको 10 क्वेश्चन दिए सोल्व करने के लिए, सभी बच्चों को पूरी क्लास को दिए 10 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो ये जो गिफ्टेड बच्चा होगा, अगर जो नॉर्मल बच्चे हैं मान लो वो 5 मिनट में सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, तो ये जो गिफ्टेड बच्चा होगा ये 2 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चन 10 के 10 करके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बाकी के बच्चे होंगे वो तो कर रहे होंगे अपना, उनके पास तो टाइम है ना, वो यूटिलाइज भी हो रहा है। बट ये जो गिफ्टेड बच्चा है इसका क्या होगा, 2 मिनट में करके बैठ जाएगा, फिर वो बाकी का टाइम उसका हम कहें वेस्ट होगा, है ना, या यूज नहीं होगा। तो उसके लिए गिफ्टेड बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल खोले गए, जिसमें क्या होगा बहुत सारे गिफ्टेड बच्चे होंगे, और फिर वहां पे है ना उनका जो एजुकेशन लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा, है ना। वहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से उनको एजुकेशन दी जाएगी, ताकि उनका जो टाइम है वो भी यूटिलाइज हो सके और उनकी जो लर्निंग है वो भी बेटर तरीके से हो सके, ठीक है। इतनी बात समझ आई होगी। आगे देखो ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है एनईपी 1968 का। मोस्टली इतने ही पॉइंट है ना, मोस्टली क्या ऑलमोस्ट यही पॉइंट है, इतने में आपका पेपर हो जाएगा सोल्व आउट, अगर एनईपी 68 से क्वेश्चन आता है, 1968 से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एजुकेशन इन स्टेट लिस्ट। ये क्या होता है, देखो जो एजुकेशन होती है ना वो पहले होती थी, अच्छा नहीं, हाँ अभी तो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में, बट पहले क्या होती थी, स्टेट लिस्ट में होती थी। स्टेट लिस्ट में होने का क्या मतलब है, अगर ये ना है ये सेंट्रल की तरह नहीं, मतलब सेंट्रल अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो एजुकेशन में कुछ चेंज करना चाह रही है तो मे बी ये उसको अडॉप्ट करे या ना करे, क्योंकि ये है ना स्टेट के अंदर है। अगर स्टेट गवर्नमेंट मना कर देगी सेंट्रल की एजुकेशन को जो भी रूल्स है अप्लाई करने के लिए, तो फिर वो नहीं हो पाएगा अप्लाई, जो स्टेट लेवल के जो स्कूल्स है ना अपने अपने स्टेट में। तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे भी बहुत सारे गैप्स आ जाएंगे लर्निंग के अंदर, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन स्कूल्स को रन करेगी, है ना, या जिनको ऑन करेगी, वहां पे क्या होगा, वहां पे अलग सिस्टम होगा और स्टेट के अंदर अलग सिस्टम होगा बाकी के स्कूल्स में, तो फिर वहां पे भी बहुत सारा गैप क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये था पहले कॉन्करेंट लिस्ट में होती थी, सॉरी अभी प्रेजेंट में जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है एजुकेशन, बट पहले क्या होती थी, स्टेट लिस्ट में होती थी, ठीक है। ये इतनी सी बात है। ये है 1968 की बात, किसकी, 1968 जो अपना एनईपी था 1968, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार छोटा सा जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं इसका।
हम बात कर रहे हैं किसकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि क्या करती है, एजुकेशन के लिए वर्क करती है। और इसमें 3 है हमारे पास, एक तो 1968 वाली पॉलिसी है, दूसरी हमारी 1986 वाली, इसको रिवाइज करके फिर 1992 में भी आई थी, है ना। फिर अभी जो प्रेजेंट वाली है 2020 वाली चल रही है। अब देखो आगे हमने क्या देखा, एनईपी हमने 68 वाला डिस्कस करा है, जो कि किस पे बेस्ड था, अपना कोठारी कमीशन पे। कोठारी कमीशन क्या था, जो एजुकेशन के लिए वर्क करता है ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम किसने दिया था, ये भी एनईपी की ही देन है, ठीक है, ताकि सारे स्कूल में सभी बच्चों को, है ना, सभी स्कूलों में एक जैसी सेम एजुकेशन मिल सके। फिर 10+2+3 वाला रूल किया गया, जिसमें 10th फिर 12th और उसके बाद 3 इयर्स की ग्रेजुएशन, ये किसमें है, एनईपी 1968 में। फिर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कौन करता है, ये भी आरटीई की भी बात करता है यही, और ये आरटीई में यहीं से एड ऑन करा गया है, ठीक है, कोठारी से ही। तो यहाँ पे ये चीज भी कोठारी की पहले से ही चल रही थी। और लास्ट में हमने क्या देखा कि जो अर्ली एजुकेशन है वो हमें किस में, बच्चे को कौन सी लैंग्वेज में देनी है, वो हमें देनी है मदर टंग में, उसकी जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज है, जो अपना बच्चा फैमिली में जो लैंग्वेज सीख रहा है उसमें हमें देनी है, ठीक है। फिर है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था, जिसमें बच्चे को 3 लैंग्वेजेस समझानी है या करवानी है ना, पढ़ानी है। एक तो उसकी होती है मदर टंग, वो बच्चा पहले से ही सीख के आया होता है अपने घर से, है ना, उसको हम थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं बस। फिर दूसरा है नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज जो अपनी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर एक आपकी कौन सी है, फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। ये 3 लैंग्वेज हमें बच्चे को सिखानी होती है। उसके बाद जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके लिए हमने स्पेशल स्कूल्स खोले, हमने क्या, एनईपी के अंदर जो भी रूल्स हैं उनके तहत। इसके अलावा जो एजुकेशन है वो अभी पहले किसमें होती थी, स्टेट लिस्ट में, अभी कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। इतनी सी बात है। तो होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। और 1968 वाला इतना ही है पॉलिसी। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हम ये करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, अभी हमने क्या करा है, अभी हमने ये 1968 को कवर कर लिया। अब हम 1986 को आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम 20 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अपना पार्ट भी पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। अपने राजेंद्र भाई साहब का दोस्त का कमेंट था कि सर क्या पार्ट बी की भी क्लास होगी, हाँ बिल्कुल होगी यार, क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप भी डीएसएसबी के लिए, पीआरटी के लिए तैयार कर रहे हो, है ना, प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपके यार दोस्त कोई भी हैं, भाई बहन, फैमिली में कोई भी सिबलिंग या रिश्तेदार, है ना, दूर दराज के दोस्त भी हैं, तो आप उनके साथ ये वाली वीडियो शेयर कर सकते हो, डेफिनेटली हेल्प करेगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे एक है ना टाइम टेबल भी डाल देंगे कि जो सब्जेक्ट वाइज है कितने बजे कौन सी क्लासेस होंगी, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।